हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। चलिए देखते हैं क्लास 12 फिजिक्स के कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स। हमने यहाँ पर 4 सवाल लिख रखे हैं, चारों के चारों बहुत इंपॉर्टेंट है और चारों के चारों जब हम बनाएंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। सभी न्यूमेरिकल्स अलग अलग प्रकार के हैं। कोई इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करने वाला है, तो कोई विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो इसमें भी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और इसमें हम विद्युत फ्लक्स की गणना करेंगे। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं, आप ध्यान से देखिएगा। साथ ही साथ मैं आपको यह भी बतलाऊंगा कि न्यूमेरिकल्स बनाने के लिए हमें किन बातों का ध्यान रखना पड़ता है, क्यों न्यूमेरिकल्स हमारे लिए कठिन बन जाते हैं, जबकि वो कठिन नहीं होते फिर भी हमको कठिन लगते हैं। तो ये आज के इस वीडियो में मैं आपको बतलाऊंगा। साथ ही साथ जब हम सॉल्व करेंगे तो आपको वो टेक्निक भी बतलाऊंगा दोस्तों। तो चलिए, सबसे पहला सवाल आप देखेंगे। पहला सवाल लिखा है कि एक चालक पर 1.44 गुणित 10 की घात -19 कूलॉम धनावेश है। इस चालक पर कितने इलेक्ट्रॉनों की अधिकता या कमी है? मतलब इलेक्ट्रॉनों की संख्या से संबंधित बात हो रही है, यानी कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या को हम अगर n कहें तो n का मान आपको ज्ञात करना है, क्योंकि प्रश्न में बोल रहे हैं कितने इलेक्ट्रॉनों की कमी या कितने इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है। आवेश अपने को दे दिया है दोस्तों, ठीक है। आवेश कितना दिया? 1.44 10⁻⁻19 कूलॉम। और इलेक्ट्रॉन की बात चल रही है, तो एक इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश का मान होता है वो भी आपको पता है, 1.6 × 10⁻19 कूलॉम। अब आप खुद बताओ, n ज्ञात करना है, q और e पता है, तो n, q और e से संबंधित कौन सा फॉर्मूला आपको पता है? तो आवेश का क्वांटीकरण का सिद्धांत आपने पढ़ा होगा कि आवेश जब भी एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ में जाता है, जब भी किसी पदार्थ में आवेश की कमी या अधिकता होती है, तो वो आवेश एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश के मात्रा के पूर्णांक गुणज के रूप में होता है। और उसके बाद आपने ये सूत्र भी पढ़ा होगा QnE से संबंधित, Q = Ne, ठीक है। अब ये प्लस माइनस हो जाएगा किसके अनुसार? वो उसके अनुसार कि उस पदार्थ में से इलेक्ट्रॉन निकले हैं कि प्रवेश हुए हैं। अगर किसी पदार्थ में से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं तो उस पदार्थ में धनावेश आ जाता है, और अगर किसी पदार्थ में दूसरे पदार्थ से आकर के इलेक्ट्रॉन अगर उस पदार्थ में आते हैं, इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है, तो उस पदार्थ में ऋणावेश हो जाता है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे केवल आंकिक मान लिखा हुआ है, चिन्हों को अभी हमने नहीं लिखा हुआ है, तो ठीक है, चिन्हों को ध्यान नहीं दिया, केवल Q = Ne करके सूत्र लिखा है। वास्तव में वो सूत्र होता है Q = ±Ne, ठीक है। तो प्लस माइनस में आपको पता है वो किस अकॉर्डिंग है, इलेक्ट्रॉन निकले हैं या आए हैं उसके अकॉर्डिंग है। अब आप कहेंगे सर आपको कैसे पता चला कि यही वाला सूत्र लगाना है? तो मेरे को कब पता चला बताऊं? जब प्रश्न में दी हुई चीजों को मैंने लिखा और जो ज्ञात करना उसको मैंने लिखा। देखो कितने इलेक्ट्रॉन, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पूछा जा रहा है, आवेश की मात्रा दी है, इलेक्ट्रॉन के बारे में बात चल रही है क्योंकि इलेक्ट्रॉन निकले हैं ना, मतलब इलेक्ट्रॉनों की कमी या अधिकता के बारे में पूछा है ना, तो इलेक्ट्रॉनों का आना जाना हो रहा है, आना हो रहा है कि जाना हो रहा है ये पता नहीं हमको, लेकिन धनावेश है ना सर, साफ साफ पता चल रहा है। धनावेश कब होता है? जब उस पदार्थ में से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं तब। तो एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश का मान मैंने लिखा, तो साफ साफ पता चल गया कि मेरे को यही वाला सूत्र लगने वाला है। अब इसमें ज्ञात राशियों के मान आप रख दीजिए और अज्ञात राशि का मान आपको मिल जाएगा। n का मान पता करना है, n को अकेला कर लो, Q/E कर लो। तो दोस्तों अब आप Q का मान जब रखेंगे 1.44 × 10⁻19 कूलॉम, E का मान 1.6 × 10⁻19 कूलॉम, तो ये पूरा पूरा कट जाएगा, ठीक है, सेम सेम है। और इसको आप डिवाइड करेंगे जब, तो आप पाएंगे कि ये आपको कितना मिल रहा है, तो 1.6 और 1.44, ठीक है, 16 × 1 = 44, 1 मिनट, 10 की घात। थोड़ा सा कहीं पे तो मुझे मिस्टेक लग रहा है दोस्तों, क्योंकि मैंने, अच्छा यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक है, ये 1.44 नहीं है बल्कि 14.4 है। अब आप कहेंगे सर आपको कैसे पता चला कि यहाँ मिस्टेक है? दोस्तों ये कटेगा ही नहीं ना, ये कटेगा तो आपका आंसर जो है वो पूर्णांक के रूप में नहीं आ पाएगा। भाई n का मान निकालने जा रहे हो, n क्या है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या। n क्या है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या। लो ना, मैं ऐसे अगर करता ना तो मेरा आंसर 0.9 आता, अगर मैं 1.44 रहने देता था। तो क्या ये
क्या ये इलेक्ट्रॉनों की संख्या 0.9 हो सकती है? क्या बताओ भला? नहीं हो सकती, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1 2 3 4 5 के रूप में होगी, पूर्णांक होगी ना भाई संख्या। तो ऐसे तो नहीं हो सकता कि भाई आधा इलेक्ट्रॉन गया या पौना इलेक्ट्रॉन गया या सवा या ढाई इलेक्ट्रॉन गया, इलेक्ट्रॉन टूट के या बट के तो नहीं जाता। तो ऑटोमेटिक मुझे समझ में आ गया कि ये यहाँ से कैंसिल नहीं हो पा रहे, तो क्वेश्चन में कहीं मिस्टेक है। मैंने बुक से मिलाया तो समझ में आया मिस्टेक यहाँ पे वो 1.44 नहीं बल्कि 14.4 था। और अब यहाँ पे मैं सुधार कर लेता हूँ दोस्तों, और ये आसानी से कट जाएगा। देखो, जब आप दो संख्याओं को भाग कर रहे हो, दोनों संख्या दशमलव वाली हो और दोनों की स्थिति, दोनों में दशमलव की स्थिति अगर एक जैसी हो, देखो यहाँ पर भी राइट साइड से एक अंक के बाद दशमलव है, यहाँ पर भी एक अंक के बाद दशमलव है, तो दशमलव की स्थितियां एक जैसे होने से आप दशमलव को उड़ा दो, सीधा इसको ऐसा लिखो, ठीक है। एक अंक के बाद यहाँ भी दशमलव, एक अंक के बाद यहाँ भी दशमलव, उड़ा दिए। अब इसको काट दो, 16 नहीं 1 44 होता है, तो 9 आपका आंसर आएगा दोस्तों। तो कितने इलेक्ट्रॉनों की उसमें से गड़बड़ी हुई है? गड़बड़ी मतलब परिवर्तन हुआ है, तो 9 इलेक्ट्रॉन। अब अधिकता या कमी की बात पूछ रहा है, तो धनावेश है ना भैया उस पदार्थ में। जब इलेक्ट्रॉन निकलता है ना तब धनावेश आता है, और जब बाहर से एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आता है तो ऋणावेश आता है। तो भी धनावेश है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन निकले मतलब उसमें कमी हो गई, क्योंकि इलेक्ट्रॉन निकल गए तो कमी होगी, तो कमी है। समझ में आया कि नहीं? इलेक्ट्रॉन निकले हुए हैं, ठीक है। अधिकता कब होती है? जब उस पदार्थ में जितने इलेक्ट्रॉन उसके खुद थे वो तो हैं ही, और एक्स्ट्रा बाहर से आ गए तो अधिकता हो जाएगी, और ऐसी स्थिति में उस पदार्थ में ऋणावेश आ जाएगा, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि ये सवाल आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, क्यों ये सूत्र लगा है वो भी समझ में आ गया होगा, और आपने देखा कि हमको गड़बड़ी जो थी वो भी दिखन में आ गई कि कहाँ पे गड़बड़ी है। हमेशा आप इलेक्ट्रॉनों की संख्या को पूर्णांक के रूप में लाएंगे, ठीक है, पूर्ण अंक के रूप में लाएंगे। संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या, जैसे मैं बोलूँ टेबल की संख्या, पेन की संख्या, तो 5.5 पेन तो होगी नहीं, 5 पेन होगी या 6 पेन होगी या 7 पेन होगी, वैसे ही इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी पूर्णांक गुणज के रूप में आवेगी, ठीक है। तो आपको ये पहला सवाल बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, मुझे पूरी उम्मीद है। कहीं पर भी डाउट हो, कहीं पर भी आपको लगे कि सर ये वाला थोड़ा सा डाउट है, या ये वाला ऐसा नहीं होना चाहिए, या ये वाला, तो आप बिल्कुल बिंदास बेझिझक पूछ सकते हैं, बिल्कुल। दूसरा सवाल देखेंगे दोस्तों, क्या दिया हुआ है। 15 × 10⁻⁻4 कूलम आवेश पर 2.25 न्यूटन का बल कार्य करता है। उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करो। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करने बोला जा रहा है, तो ई को मैंने क्वेश्चन मार्क यानी हमको ज्ञात करना है। आवेश का मान दिया हुआ है Q बराबर 15 × 10⁻⁻4 कूलम। बल का मान दिया है दोस्तों 2.25 न्यूटन। मतलब न्यूमेरिकल बनाने का दोस्तों फंडा यही है कि पहले आप इत्मीनान से प्रश्न में दी हुई राशियों को पहले लिख लें। भैया क्या क्या राशि दी हुई है, क्या पता करने को बोला गया है, उसको प्रश्नवाचक चिन्ह लगा करके उसको लिख दो। कुछ नहीं करना है आपको। उसके बाद देखो क्यू दिया है, एफ दिया है, ई का मान ज्ञात करना है, तो तीनों से संबंधित कोई तो सूत्र होगा, है कोई तो सूत्र है। और आपने देखा होगा F = Q, ये सूत्र बहुत फेमस है, आपने पढ़ा होगा या आपने देखा होगा E = F/Q। ये तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा है भाई। विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर एकांक धनावेश रखा हुआ हो तो वो जितने बल का अनुभव करता है उसे उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहती है। तो वो उसी की डेफिनेशन से, ये परिभाषा से ये सूत्र बना हुआ है। किस बात की थ्योरी? ये आपको निकालना है। एफ आपके पास है, क्यू आपके पास है, सूत्र आपके पास है, मान रख दो। चलिए, तो E = क्या होगा दोस्तों? F का मान है 2.25, ठीक है, और अपॉन में है, ये न्यूटन हो जाएगा ना भाई, मतलब उसके इकाइयों सहित लिखना है अपने को। और अपॉन आवेश कितना है? 15 × 10⁻⁻4 कूलम। ओके, चलिए मैं आराम से आपको बता सकता हूँ कि ये 225 अगर होता ना तो 15 से कटता, लेकिन वो 225 है नहीं ना, तो उसको 225 बनाते हैं और 10⁻⁻2, क्योंकि देखो दशमलव के बाद कितने अंक थे? 2 अंक थे, तो मैंने दशमलव को हटा दिया, तो दशमलव के बाद जितने अंक थे ना 10 में उतना माइनस करके लिखना पड़ता है दोस्तों, ठीक है। चलिए, तो 2 दशमलव के बाद 2 अंक थे, इसलिए 10⁻⁻2, ठीक।
या यूं कहिए कि मैंने दशमलव को 2 स्थान सरखाया, इस 2.25 को मैंने एक स्थान दशमलव सरखाया, फिर 2 स्थान सरखाया, इस तरीके से बनाया। तो 2 स्थान सरखाया मैंने, इसलिए 10 की घात -2 लगाया। 3 स्थान सरखा था तो 10 की घात -3 लगा था। ठीक है, राइट साइड सरखाने से, अगर आप दशमलव को राइट साइड सरका रहे तो गुणा करके 10 की घात ऋणात्मक लिखें, और दशमलव को अगर आप लेफ्ट साइड सरकाते हैं तो जितने कदम सरकाते हैं उतने उतने 10 की घात उतना प्लस में लिखें। जैसे दशमलव को उस तरफ सरकाता है मैं 2 कदम, ठीक है, तो 10 की घात 2 धनात्मक में लिखेंगे, और दशमलव को इधर सरकाते हैं तो 10 की घात ऋणात्मक करके लिखते हैं। तो 2 कदम इधर सरकाए इसलिए 10 की घात -2। क्यों सरकाए हैं सर? क्योंकि अब ये कटेगा 15 एकम 15 15, ये 15 का वर्ग है, इसलिए 15 बार में कटेगा 225, तो 15 गुणित, अब इसको हिसाब किताब करो तो 10 की घात -2, और नीचे में क्या है -4, वो ऊपर जाके +4 बन जाएगा दोस्तों, न्यूटन प्रति कूलम। तो 15 गुणित 10 की घात 2 न्यूटन प्रति कूलम। 10 की घात 2 मतलब होता है 100, और 15 यानी टोटल हो गया 1500, गुणा करने पर तो न्यूटन प्रति कूलम। ये आपका आंसर आ गया। उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी 1500 न्यूटन प्रति कूलम। कहीं भी कोई दिक्कत डाउट हो तो ज़रूर पूछें। ठीक है, चलिए अब अपन तीसरा सवाल बनाते हैं। कहीं कठिन लग रहा है तो बता दीजिए, कहीं कुछ कठिन नहीं है दोस्तों, सब चीज़ सरल है। कठिन सिर्फ यही है कि हम ठीक से पढ़ते नहीं है, या यूं कहें कि हमें ठीक से फॉर्मूले नहीं पता, या कहें कि ठीक से कैलकुलेशंस हमें नहीं आता, हमसे मिस्टेक हो जाती है। तो बस गड़बड़ी यही है, कठिन कुछ नहीं है। अगर आप अपना बेस स्ट्रॉन्ग रखें, कैलकुलेशन की स्पीड अगर आपकी अच्छी हो, फॉर्मूले अगर आपको याद हो, बेसिक अगर आपका स्ट्रॉन्ग हो, डेफिनेशन अगर आपको पता हो, यूनिट्स अगर आपको अच्छे से पता हो, तो आप सही चीज़ बनाएंगे। क्यों गलत बनाएंगे? आपसे बिल्कुल सवाल बनेंगे। सवालों को समझने में उतनी भी कठिनाई नहीं होती है। ठीक है, सवाल आसानी से समझ में आ जाते हैं। अब आप कहेंगे सर ये अपेक्षाकृत सरल सवाल है। दोस्तों मैं कहता हूँ आप सरल से कठिन की ओर बढ़िए तो ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, एकाएक कठिन की ओर बढ़ेंगे तो आपको और ज़्यादा कठिन लगेगा, और एक एक सीढ़ी आगे बढ़ेंगे तो आराम से आप मंजिल में पहुंचेंगे। तीसरा सवाल देखते हैं दोस्तों, जबरदस्त सवाल है, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। हीलियम नाभिक के कारण उससे 1 एंगस्ट्रॉम की दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करो। आप सभी को पता होगा, जैसे ये हीलियम का परमाणु है और ये हीलियम का नाभिक है। नाभिक में 2 प्रकार के कण होते हैं, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। न्यूट्रॉन तो न्यूट्रल होता है, उदासीन होता है, कोई आवेश नहीं होता। तो जब उस पर कोई आवेश नहीं है तो उसके कारण कहाँ से विद्युत क्षेत्र बनेगा और कहाँ से तीव्रता होगी? तो जो भी तीव्रता का खेल है वो किसके कारण है? प्रोटॉन के कारण है। आप सभी को पता है कि हीलियम नाभिक में 2 न्यूट्रॉन 2 प्रोटॉन होते हैं। तो न्यूट्रॉन का तो खेल वैसे ही समाप्त हो गया क्योंकि वो न्यूट्रल है, लेकिन प्रोटॉन के कारण वहाँ पे किसी बिंदु पर कितनी दूरी पर, 1 एंगस्ट्रॉम दूरी पर हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। आपको पता है 1 एंगस्ट्रॉम बहुत 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 छोटी दूरी है। ये तो हम लोग सवाल बनाने के लिए आपको बता रहे हैं कि इतना दूरी। 1 एंगस्ट्रॉम वास्तव में 10 की घात -10 मीटर, बाप रे, बहुत छोटी दूरी है। तो एकदम छोटी दूरी तो यहाँ दिखा नहीं सकते, तो हम ऐसे दिखाने के लिए ऐसे बनाते हैं। ठीक है, तो चलिए, तो कुल मिला के प्रोटॉन में कितने प्रोटॉन होते हैं? 2 प्रोटॉन। और आपको पता होगा कि हर प्रोटॉन में उतना ही धनावेश होता है जितना किसी इलेक्ट्रॉन में ऋण आवेश होता है। ठीक है, तो प्रोटॉन और धनावेश में, मतलब प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में आवेश का मान बराबर होता है, चिन्ह का फर्क होता है। ठीक है, जैसे आप कहेंगे सर एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश की मात्रा कितनी होती है? 1.6 × 10⁻⁻⁹ कूलम। तो यही आवेश का मान एक प्रोटॉन के लिए भी होता है। बस प्रोटॉन का आवेश जो है धनात्मक, इलेक्ट्रॉन का आवेश ऋणात्मक। तो आपको क्यू का मान तो मिल गया सर, लेकिन वहां 2 होते हैं ना सर, तो 2 होते हैं ना भाई। एक प्रोटॉन में, हीलियम नाभिक में 2 प्रोटॉन होते हैं, तो 2 से गुणा करना पड़ेगा। अब आपको क्यू मिल गया सर, आवेश का मान आपको मिल गया। आवेश पता चल गया सर, दूरी आपको पता है सर, दूरी क्या है सर? 1 एंगस्ट्रॉम यानी 10 की घात -10 मीटर। तो भैया आप खुद बताइए, उस आवेश के कारण बिंदु पर, मान लो बिंदु P है, तो बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र आपको तो पता ही होगा ना सर। बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र लगा दीजिए आप,
1/4πε0q/r²। इसका मतलब 9 गुणित 10⁻9। Q का मान दिया है 2 गुणित 1.6 गुणित 10⁻−19। क्लियर है दोस्तों? मित्रों क्लियर है? और r² मतलब 10⁻−10 का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करने दोस्तों, क्या कठिनाई है बताइए। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आप निकाल रहे हैं, इसलिए इसका यूनिट लिख दीजिए। ठीक है, तो इसका यूनिट होता है न्यूटन प्रति कूलॉम। अब आप इसको हिसाब किताब कर लें। यहाँ पे आप देखो, मैं तो बोलता हूँ 10-10 वाली घात को एक साथ निपटाओ, इन दोनों को एक साथ निपटाओ। 9 दूनी 18 गुणित 1.6, ठीक है, 9 दूनी 18 करके गुणित 1.6 किया। 10 की घात को इकट्ठा निपटाते हैं। 10 की घात 9 है, फिर -19 है, और नीचे देखो -10 गुणित 2 करोगे तो 10 दूनी 20, लेकिन -20 होगा ना, और ऊपर जाएगा तो +20 हो जाएगा न्यूटन प्रति कूलॉम। गुणा करेंगे दोस्तों, ठीक है, आपको इसको गुणा करना पड़ेगा। चलिए गुणा करते हैं इसको। देखो भाई ध्यान से देखिएगा, बहुत सिंपल तरीके से बन रहा है ये, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं है। चलो, तो यहाँ पर आप सभी देख पा रहे हैं कि 16 × 8 = 128, 16 × 8 = 128 हासिल 12। इसको पूरे को 16 मान रहा हूँ ना मैं, 1.6 नहीं 16, फिर दशमलव का हिसाब किताब मैं बाद में करूँगा। 16 × 8 = 128 हासिल 12, 16 एक कम 16 और 12, 16 12 28। अब एक अंक के बाद दशमलव है तो एक अंक के बाद दशमलव होना चाहिए। ठीक है, आप देख लो राइट साइड से देखो, एक अंक के बाद दशमलव लगा है, तो आपके उत्तर में भी, यहाँ पे तो दशमलव नहीं है, मान लो यहाँ पे भी अगर दशमलव होता ना तो मैं क्या करता, इसको 16 और इसको 18 मान के गुणा कर देता, उसके बाद एक अंक के बाद यहाँ दशमलव, एक अंक के बाद यहाँ दशमलव है, टोटल 2 अंक के बाद दशमलव, यानी 1 और 2 के बाद यहाँ लगा देता यहाँ पे। मगर अभी ऐसा नहीं है, तो अभी एक अंक के बाद दशमलव तो केवल यहाँ लगेगा। और 10 की घात कितना होगा दोस्तों, देखो 20 - 19, यानी 20 में 19 गया तो 1 और 9 हो जाएगा 10। आपका ये आंसर आ गया। चाहो तो आप इसको 2.88 गुणित 10 की घात, अब देखो एक दशमलव आपने और उधर बढ़ा लिया, तो यहाँ पे 10 की घात 11 न्यूटन प्रति कूलॉम कर सकते हैं। मैं बताया ना, दशमलव उधर बढ़ाते हैं तो घातें इधर बढ़ती हैं, दशमलव इधर बढ़ाते हैं तो घातें घटती हैं। जितना कदम सरकाया उतना कदम का इसमें फर्क आता है। आपका आंसर आ चुका है दोस्तों। कहीं पर भी डाउट हो, दिक्कत हो तो बिंदास बेझिझक तरीके से आप पूछ लीजिए दोस्तों। आपका आंसर आ चुका है। देखो कठिनाई कुछ नहीं है। अब क्या कठिन था बताइए, उस प्रश्न को देखने से क्या आपको कठिन लगा? आवेश दिया है कौन सा, हाँ ये वाला, देखो आपको हीलियम नाभिक दिया, तो हीलियम नाभिक दिया है तो आपको आवेश आसानी से पता हो जाना चाहिए कि हीलियम नाभिक में क्या है, जिससे कि तीव्रता पता चल पाए। तो क्या वो वहाँ कोई आवेश है? तो यस, प्रोटॉन रहते हैं वहाँ पे। तो प्रोटॉन का कितना आवेश है? 2 प्रोटॉन है, तो आप आवेश लिख दो। 1 एंगस्ट्रॉम की दूरी पर तीव्रता पूछ रहा है तो दूरी दिया आपको। अब बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का आप सूत्र पढ़े हो, डेरिवेशन पढ़े हो, यहाँ इस्तेमाल करना है उसका। सूत्र मैंने लगाया, मानों को मैंने रखा, सॉल्व किया, आंसर आ गया। ठीक है, चलिए चौथा सवाल देखते हैं दोस्तों। एक विद्युत क्षेत्र यानी ई, देखो कुछ मत करो, आप एक लाइन पढ़ो, एक काम कर दो, जो मान दिया पहले उसको लिखो आप, सीधी सी बात। मान जो जिस, जैसे मैंने ये सब सवाल पढ़ते टाइम मैंने क्या किया था, न्यूमेरिकल बनाने का फंडा जो मैं आपको बताने वाला था वो पूरा सार इसी बात पर डिपेंड है। आपको प्रश्न को पहले तो एक बार वैसे पढ़ लेना चाहिए हमको कि क्या क्या दिया क्या क्या, ताकि मोटा मोटा हमारे दिमाग में पूरा बैठ जाए कि आखिर दिया किस बारे में है और ज्ञात क्या करना है। ठीक है, तो एक बार पूरा पढ़ना चाहिए। उसके बाद क्या करना चाहिए, जिन जिन चीज़ों को आपको दिया हुआ वो चीज़ें आप वहाँ पे लिख लो, क्या क्या राशियाँ दी हुई हैं, क्या ज्ञात करने कहा गया उसको भी लिखो। फिर उन सब को गौर से देखो, इनसे मिलता जुलता फॉर्मूला कौन सा वाला हम लोग पढ़े हुए हैं उसको लगा लो। कई बार ऐसा होता है कि एक सूत्र, एक
मान निकालने के लिए हमको दूसरा फॉर्मूला की जरूरत पड़ती है, फिर उसकी मदद से और दूसरा, ऐसे करते करते भी बनते हैं। तो वो भी न्यूमेरिकल्स हम लोग सॉल्व करेंगे। फिलहाल ये आपके लिए ये इजी वाले हैं, फिर हम इससे एक कदम आगे वाले सॉल्व करेंगे। धीरे धीरे पढ़ते जाएंगे और एक समय ऐसा है, अगर वो समय ज़्यादा दूर भी नहीं है, जब आपको न्यूमेरिकल्स एक खिलौने जैसे लगने लगेंगे, आपको इनसे एकदम इंटरेस्ट आ जाएगा और आप बोलेंगे सर हमको तो न्यूमेरिकल बनाने में जो जितना इंटरेस्ट आता है उतना तो थ्योरी में मज़ा नहीं आता। तो आप न्यूमेरिकल्स आपको बहुत पसंद आने लगेंगे। ठीक है, चलिए ई का मान अच्छा सदिश रूप में दिया है, इसलिए सदिश रूप में मैं लिख लेता हूँ 2i 3j4k। और बोल रहे वाई जेड समतल। दोस्तों एक्चुअली हमको ds यानी क्षेत्रफल निकालना होता है यहाँ पे। तो जैसे ये x अक्ष है, ये y अक्ष, z अक्ष, तो y अक्ष z अक्ष से मिलकर बनता है y जेड समतल। और y जेड समतल की दिशा होगी, हर क्षेत्रफल की दिशा उसके लंबवत होती है। तो ये क्षेत्रफल, तो इसकी दिशा इधर होगी धनात्मक x अक्ष की ओर, और धनात्मक x अक्ष की ओर में इकाई सदिश हम लोग i कैप लेते हैं। ठीक है, तो 10 मात्रक का बोल रहा है, 10 मात्रक, तो मात्रक 10 हो गया और साथ में सदिश इकाई सदिश i कैप, तो दोनों को मिला के लिखेंगे तो सदिश बन जाएगा 10 i कैप। ये मात्रक ये उसकी दिशा को बता रहा है। अब कैसे पता चला दिशा यही होगी, क्योंकि समतल कौन सा बोल रहा है, वाई जेड तल बोल रहा है। ठीक है, वाई जेड तल, तो वाई जेड तल मतलब ये तल, तो ये तल है, उसके लंबवत क्या दिख रहा है, एक्स अक्ष। तो एक्स अक्ष में हमको जो एकांक सदिश है आई कैप, उसको 10, देखो ना कोई भी सदिश हमेशा याद रखना, कोई भी सदिश दो चीजों से मिलकर बना है, उसका परिमाण और उसकी दिशा। तो ये ए कैप जो लिखा है ना वो एकांक सदिश है, तो वास्तव में वो दिशा को बयां करता है, और ये परिमाण, और दोनों के मिलने से फिर सदिश बनता है। और आपको पता होगा विद्युत फ्लक्स का सूत्र क्या है, आप सभी ने पढ़ा होगा, ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर, दोनों का स्केलर प्रोडक्ट 2i 3j4k डॉट 10i। ठीक है, अब दोस्तों आप बोलोगे सर यहाँ आई जे के दिख रहे हैं और गुणा सिर्फ आई वाले से कर रहे हो। अगर मान लो हमारे पास क्षेत्र कुछ इस तरह दिया रहता कि वो भी आई जे के फॉर्म में दिया रहता, हम क्या करते हैं, आई वाले को आई वाले से गुणा करना, जे वाले जे वाले से, के वाले को के वाले से। जैसे यहाँ पे और कुछ दिया रहता 2j फलाना फलाना, तो देखो 10 दूनी 20 प्लस 2 3 या 6 ऐसे करके प्लस प्लस करके फिर जोड़ जाड़ के लिख देते। लेकिन आप बोलोगे सर यहाँ पे केवल क्या दिया है, आई वाला दिया है, तो कोई बात नहीं, आई वाले को आई वाले से गुणा कीजिए, खेल खत्म कीजिए। तो 2 × 10 कितना हो जाएगा, 20। अब बोलोगे जे के वाला, तो भैया अगर यहाँ भी जे के वाले होते तो जे वाले को जे वाले से, के वाले को के वाले से गुणा करते, केवल अंकों को गुणा करना है, आई जे के को गुणा नहीं करना है। ठीक है, आप बोलोगे क्यों नहीं करना है, तो वास्तव में वो गुणा हुए हैं, आपको दिख नहीं रहे हैं। आई डॉट आई कितना है, ये क्या है, मैं आपको सरल शब्दों में समझने की कोशिश, समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि आप में से अनेक बायो वाले होंगे, आप में से अनेक अगर सदिशों का गुणा अगर अभी तक नहीं पढ़ा होगा कि सदिशों का किस तरह गुणा होता है, अदिश गुणा कैसे होता है, सदिश गुणा कैसे होता है, तो ये समझने में आपको दिक्कत जा सकती है। इसलिए सरल शब्दों में समझने के लिए आप यही करें, गुणांकों को बस गुणा करना है। वास्तव में आई डॉट आई का भी गुणा हुआ है, आई डॉट आई कितना होता है, 1 होता है दोस्तों। आई डॉट, अब बोलोगे जे आई के साथ गुणा नहीं हुआ, हुआ है, जे डॉट आई डॉट जे कितना होता है, 0 होता है, करके वो आपको नहीं दिख रहा है। ठीक है, समझ में आ रहा है अच्छे से। तो ये विद्युत फ्लक्स कितना आएगा, 20, मैं आपको एकदम गारंटी के साथ बता रहा हूँ दोस्तों। ठीक है, और देखो हम लोग ने यहाँ, आप बोलेंगे सर विद्युत फ्लक्स का मात्रक लिख दीजिए, जो इसका मात्रक होता है। मैं बोलता हूँ भाई देखो क्षेत्रफल दिया है 10 मात्रक, उसमें प्रॉपर मात्रक बताया नहीं है ना भाई, तो हम यहाँ पे मात्रक करके बस लिख देते हैं। ठीक है, 20 मात्रक ऐसा। ठीक, कहीं पर भी डाउट हो तो जरूर पूछिए दोस्तों, घबराने की कोई बात नहीं है। जब भी आपको डॉट प्रोडक्ट हो, आई वाले का आई वाले के साथ गुणा करें, जे वाला जे वाले के साथ, के वाला के वाले के साथ। ठीक है, तो बन गया न्यूमेरिकल्स, आपने समझे। कहीं पर भी डाउट हो तो जरूर पूछिए। वीडियो अच्छा लगा हो, सवाल समझ में आए हों, न्यूमेरिकल्स अगर आपको अब अच्छे लग रहे हों तो जरूर जरूर सब्सक्राइब करें चैनल को, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके जरूर बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। दोस्तों मैथ्स और फिजिक्स के संपूर्ण तैयारी के लिए इस चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें।
मैं फिजिक्स के हर चैप्टर के न्यूमेरिकल्स का वीडियो ऐसे ही बनाता जाऊंगा। अभी अगली कक्षा में हम संधारित्रों के संयोजन पर वीडियो बनाने वाले हैं, फुल डिटेल में, आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा। तो जरूर चैनल से जुड़े रहिए, वीडियो को आप जरूर दोस्तों के साथ, सारे दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और चैनल पर प्लेलिस्ट में जाकर के इसके पहले वाले वीडियोस जो हैं उनको आप जरूर देखिए, आपको बहुत बहुत हेल्प मिलेगी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।